हिमाचल में है बारिश और बर्फबारी की आशंका। केलांग का तापमान हुआ न्यूनतम -4.6 डिग्री सेल्सियस। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के मौके पर अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब को लाइटों से सजाया। देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालु। राजधानी दिल्ली में बढ़ने लगी है ठंड। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री किया गया दर्ज। मौसम विभाग ने लगाया दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान। पेट्रोल डीजल के कम हुए दाम एक बार फिर से बढ़ेंगे। 2023 में कच्चे तेल की कीमत भी 100 रुपये तक बढ़ सकती है। मथुरा के थाना नौझील के यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण हादसा। कार सवार 4 और बस चालक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का पूर्ण अनुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 नवंबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 6 से 8 नवंबर तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं राजधानी शिमला और आसपास भागों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। वहीं उधर प्रदेश की चोटियों में बीते 2 दिनों में हुए हिमपात के बाद जनजातीय क्षेत्रों में शीतल लहर बढ़ गई है। शिमला का न्यूनतम तापमान 8.4, सुंदरनगर 6.9, भुंतर 4.7, कल्पा -0.4, धर्मशाला 9.1, ऊना 10.9, नाहन 12.5, केलांग -4.6, पालमपुर 9, सोलन 6, मनाली 2.4, कांगड़ा 9.1, मंडी 7.9, बिलासपुर 10, हमीरपुर 7.8, चंबा 6.2 और पांटवा साहिब में 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 29.2, सुंदरनगर 27.7, बिलासपुर 28, कांगड़ा 26.4, मंडी 26.4, हमीरपुर 25.3, नाहन 25, सोलन 24.6, चंबा 23.5, भुंतर 23.6, धर्मशाला 20.8, शिमला 18, कल्पा 14.5, डलहौजी 12.4 और केलांग में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के मौके पर अमृतसर के श्री हरमिंदर सिंह साहिब को लाइटों से सजाया गया। गुरुवार शाम को पूरे सरोवर के चारों तरफ दीप जलाए गए और जमकर आतिशबाजी भी हुई। लगभग 1 लाख दियों से भव्य रोशनी की गई। लाखों श्रद्धालुओं देश विदेश से अमृतसर पहुंचे हैं। कहते हैं कि दल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। इस कहावत के चलते ही दिवाली और बंदी छोड़ दिवस की संध्या पर लाखों श्रद्धालुओं श्री हरमिंदर सिंह साहिब भी पहुंचे। इस मौके पर श्री हरमिंदर साहिब जी को खूबसूरत लाइट से सजाया गया। श्री हरमिंदर सिंह जी की दिवाली देखने करीब 2 लाख श्रद्धालु अमृतसर पहुंचे हैं। गुरुवार को दरबार साहिब में 2 लाख से अधिक लोगों ने माथा टेका। विश्व भर में जहां हिंदू भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी पर अपने घरों और दफ्तरों में दीपक जलाते हैं, वहीं सिख धर्म में दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर श्री हरमिंदर साहिब जी की छटा और नज़ारा बेहद मनमोहक है। सरोवर के चारों तरफ दीपमाला जलाई गई है। श्री हरमिंदर साहिब जी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इससे श्री हरमिंदर साहिब की खूबसूरती में 4 चांद और लग गए। इस विशेष दिन पर लंगर में श्रद्धालुओं को दाल रोटी के साथ खीर जलेबी दी जाती है। रात को आतिशबाजी होगी और पर्यावरण के मद्देनज़र ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है। राजधानी दिल्ली में दिवाली के दिन यानी गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम के हिसाब से सामान्य है। वहीं अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री नीचे 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटों में सापेक्ष आर्द्रता 55 से 94% दर्ज की गई है। मौसम कार्यालय ने कहा कि दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। वहीं IMD ने शुक्रवार को पटाखों के धुएं और पराली जलाने के बाद हल्के से माध्यम कोहरे का अनुमान लगाया है। साथ ही कहा है कि अगले 2-3 दिनों में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम
में बदलने के साथ पारा और गिर सकता है। अनुमान जताया है कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा दीपावली के दिन बिगड़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक रात में 404 पहुंच गया है। हवा का स्तर एक सप्ताह से बहुत खराब स्तर पर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अभी यह स्तर और बिगड़ेगा। सफर के अनुसार दिल्ली में दिवाली की रात को AQI 404 पर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अब हम खतरनाक हवा से सांस ले रहे हैं। नोएडा में AQI 404 के साथ गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि अगर दिल्ली NCR में जरा भी पटाखे फूटे तो हालात काफ़ी बदतर हो जाएंगे। पिछले साल के मुकाबले इस बार अगर 50% भी पटाखे चले तो वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। मथुरा के थाना नौजील के यमुना एक्सप्रेस वे के 71 माइलस्टोन पर बेकाबू बस डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड पर कार से टकरा कर पलट गई। कार सवार 4 और बस चालक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बस चालक को नींद की झपकी के कारण हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की सुबह खाली बस नोएडा से आगरा की तरफ जा रही थी। वहीं थाना नौजील क्षेत्र में माइलस्टोन 71 के समीप बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी में पहुंच गई। उस तरफ आगरा से नोएडा की तरफ जा रही कार से बस टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बस चालक और कार में 4 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही थाना नौजील पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कार में फंसे लोगों को एक्सप्रेसवे कर्मियों की मदद से निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पेट्रोल और डीजल के दाम आने वाले महीनों में और बढ़ेंगे। यह बात ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा ने गुरुवार को कही। उन्होंने ANI से बात करते हुए कहा कि हमें समझना होगा कि हम तेल आयात करते हैं। यह एक आयातित वस्तु है। उन्होंने कहा कि आज के समय में हम अपनी ज़रूरत का करीब 86% तेल का आयात करते हैं। ऐसे में तेल के दाम किसी सरकार के हाथ में नहीं है। पेट्रोल और डीजल दोनों ही नियंत्रण मुक्त वस्तुएं हैं। जुलाई 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पेट्रोल को नियंत्रण मुक्त किया था, जबकि साल 2014 में मोदी सरकार ने डीजल को नियंत्रण मुक्त किया था। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने के प्रमुख कारणों में से एक प्रमुख वजह कोरोना महामारी भी रही है। उन्होंने कहा कि जब भी मांग और आपूर्ति में असंतुलन होता है, कीमतों में वृद्धि होना तय है। दूसरा कारण तेल क्षेत्र के निवेश की कमी है, क्योंकि सरकारों सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय हरित ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में कच्चा तेल और अधिक महंगा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2023 में कच्चे तेल की कीमत 100 रुपये तक बढ़ जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का ईडी ने गुरुवार को मुंबई के सरकारी JJ अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया। देशमुख का स्वास्थ्य स्थिर है। उन्हें ईडी ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया था। इस बीच ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को शुक्रवार को पूछताछ के लिए तलब किया है। उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े सवाल जवाब किए जा सकते हैं। देशमुख वर्तमान में ईडी की हिरासत में हैं। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं 31 वर्षीय राकांपा नेता देशमुख को गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर से दक्षिण मुंबई स्थित JJ अस्पताल में ले जाया गया। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक उनका परीक्षण किया गया। इसके बाद उन्हें फिर ईडी के दफ्तर ले जाया गया। पूर्व मंत्री ईडी द्वारा कई समन भेजने के बाद भी जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे थे। बीते सप्ताह बम्बई हाई कोर्ट ने इन समन को खारिज करने से इनकार कर दिया था। तब देशमुख को सोमवार को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना पड़ा था। इस दौरान करीब 12 घंटे तक सवाल जवाब करने के बाद ईडी ने देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मंगलवार को एक विशेष कोर्ट ने पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर सौंप दिया गया है।
दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण के रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अपने स्तर से तमाम प्रयास कराने के दावे किए। सरकार ने पहले पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए एक खास किस्म का घोल का छिड़काव कराया। इसके बाद सरकार ने दिल्ली में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। दिवाली की रात सरकार के ये सारे प्रयास बेनतीज नजर आए। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही नोएडा और गाज़ियाबाद के भी कई इलाके एयर क्लैरिटी इंडेक्स सरपट भगता नजर आए। दिल्ली के करीब हर इलाके में आधी रात आते आते हवा की गुणवत्ता गंभीर के स्तर को भी पार कर गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ आएंगे। वह गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसे लेकर तैयारियों का युद्ध स्तर पर चल रही है। हेलीपैड के निर्माण, बैरिकेडिंग, स्विस कॉटेज तथा बैठक के लिए कैंप कार्यालय की स्थापना की जा रही है। पूरे प्रशासनिक आमला तैयारियों में जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह 13 नवंबर को आजमबाड़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। पूरे प्रशासनिक आमला उनके आने की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। उनके आने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए आएंगे। शुक्रवार को उनका हेलीकॉप्टर सीधा आजमबाड़ स्थित कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर उतरेगा। सीएम के आगमन के मद्देनजर डीएम राजेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों का अवकाश निरस्त कर दिया है। लद्दाख में कारगिल और सियाचिन ग्लेशियर की आगरी इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। जवानों ने कहा कि हम -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपकी रक्षा के लिए तत्पर हैं, साथ ही सीमाओं की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। देश के सभी नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं दिवाली का त्यौहार आपकी जिंदगी में खुशहाली लाएगा। उधर जम्मू कश्मीर में LOC पर भारतीय सेना और पाकिस्तान की सेना के बीच दिवाली के पर्व पर मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ। जवानों की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। मैं चुशोल पर तैनात सैनिक सभी देशवासियों व उनके परिवारों को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का ये पवित्र पूर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए। हम भारतीय सेना के जवान संपूर्ण देशवासियों के सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हम 24 घंटे कड़ी से कड़ी मुश्किलों का सामना करके देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं और देशवासियों को आश्वासन देते हैं कि आप देश की प्रगति में आगे बढ़ें। हम सीमाओं को महफूज रखेंगे। जय हिंद। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दीपावली और बंदी छोड़ दिवस पर किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के नाम पर दिए जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने मोमबत्तियां व दीप जलाकर दिवाली मनाई। किसानों में दीपमाला बनाकर आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को याद किया गया और आंदोलन में मजबूती से डटे रहने का संकल्प लिया। वहीं दिवाली वाले दिन बॉर्डर पर आए किसानों का 343वां दिन था। SKM ने कहा कि पंजाब में 100 से अधिक स्थानों सहित सभी विरोध स्थलों पर और अन्य टोल प्लाजा और देश भर में अन्य राज्यों में भी पूरे भारत में आंदोलन के शहीदों का विशेष श्रद्धांजलि दी गई। दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई। शाम से लेकर रात 12 बजे तक खूब पटाखे फोड़े गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं भर गया। वायु गुणवत्ता सूचांक रात 12 बजे 441 पहुंच गया। वहीं छोटी दिवाली बुधवार रात भी जमकर पटाखे फोड़े गए। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचांक 353 था। वहीं बृहस्पतिवार रात शहर में हुई जबरदस्त आतिशबाजी के बाद XQI में 88 पॉइंट का उछाल आ गया। वहीं गाजियाबाद डार्क रेड जोन में चला गया। सड़कों पर लाइट जलने के बाद भी धुआं भरने से वाहनों को फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा।
रोशनी में भी दर्शाता कम रही। जिले में हवा की सेहत खराब होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद पटाखों की बिक्री और पटाखों को फोड़ने जलाने पर रोक लगी हुई थी। इसके बावजूद भी खूब पटाखे बिके और फूटे भी। चारों तरफ पटाखों का धुआं भर गया। सवाल उठता है कि प्रतिबंध के बाद भी कहां से आए पटाखे? पटाखों पर बैन के आदेश के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई रोक टोक नहीं की गई। रात भर तेज आवाज वाले पटाखे दगते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच 8वीं बार दिवाली मनाने पहुंचे। यहां उन्होंने नौशेरा पहुंचकर जवानों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य को याद किया। साथ ही दिवाली के मौके पर सैनिकों को प्रभु श्री राम की लंका जीत का उदाहरण देकर भारतीय सेना के मानवता की रक्षा के मंत्र को दोहराया। पीएम मोदी ने इस बीच विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि पिछले भारत को रक्षा जरूरतों के लिए विदेश पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब जरूरतों का सामान देश में ही उपलब्ध कराया जा रहा है। मोदी के भाषण की 10 अहम बातें। पीएम ने जवानों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं देकर की। पीएम ने कहा, शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता, आपके शौर्य, आपके पराक्रम, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर जलेगा। आपके पराक्रम से हमारे पर्वों में प्रकाश। मोदी ने कहा, साथियों, मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश के जो वीर बेटियां हैं, वो भारत माँ की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ किसी किसी को मिलता है। मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को देख रहा हूँ। आप संकल्प से भरे हुए हैं। यही आपका संकल्प है, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावना है। चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियाँ हो या गहरा पानी हो, कहीं भी आप माँ भारती का जीता जागता सुरक्षा कवच है। 130 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है कि वह चैन की नींद सो सकते हैं। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है। नौशेरा का वर्तमान आपकी वीरता का जिंदा सबूत है। पीएम ने अपने दौरे को लेकर कहा, जब मैं नौशेरा में उतरा तब अलग ही रोमांच मेरा मन भर गया। यहाँ का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जय घोषणा करता है। हर चोटी से वह जय घोष सुनाई देती है। यहाँ का वर्तमान आपके जैसे वीर जवानों की वीरता का जिंदा सबूत है। नौशेरा में हर युद्ध का, हर झंडे का, हर षड्यंत्र का मकूल जवाब देकर कश्मीर की रक्षा का काम किया गया है। आज़ादी के बाद से ही दुश्मनों ने इस पर नज़र गड़ा कर रखी थी। नौशेरा पर हमला हुआ, दुश्मनों ने इस पर ऊंचाई से नज़र गड़ा कर रखी थी, लेकिन नौशेरा के वीरों की हिम्मत के आगे सारी साजिश धरी की धरी रह गई। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मनों को शुरुआती दिनों में ही लग गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के पराक्रम ने देशवासियों को गौरव से भरा। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ के ब्रिगेडियर ने जो भूमिका निभाई वह हर देशवासी का गौरव से भर देता है। मैंने उस दिन तय किया था कि सभी लोग सूर्य अस्त से पहले लौट आए। मैं उस दिन फ़ोन से ही संपर्क में रहा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहाँ अशांति फैलने के कई प्रयास हुए और हो रहे हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिलता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ अपने आप में बड़ी प्रेरणा है। रक्षा तकनीक के लिए दूसरे देशों पर थी निर्भरता। मोदी ने इस बीच पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पहले सेना से जुड़े संसाधनों को लेकर मान लिया गया था कि हमें जो कुछ भी मिलेगा विदेश से ही मिलेगा। हमें तकनीक के लिए झुकना पड़ता था, ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। यानी एक अफसर जो फाइल शुरू करे वो रिटायर हो जाए, लेकिन काम नहीं पूरा होता था। ऐसे में ज़रूरत के समय हथियार आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहाँ तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हमें विदेश पर निर्भर थे। आत्मनिर्भरता भारत से मजबूत होगा, भारत का रक्षा क्षेत्र। पीएम ने इस समस्या के समाधान पर भी बात की और कहा, देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है उसका 65% देश में भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। भारत ने यह भी तय किया है कि 200 से ज़्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। अगले कुछ महीने में इसमें से सामान जोड़ने वाले हैं। इसे देखकर डिफेंस
सेक्टर मजबूत होगा। नए हथियारों और उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। आज हमारे यहाँ अर्जुन टेक और तेजस जैसे लाइट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी अब वह स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट बनाएंगी। विजयदशमी के दिन 7 डिफेंस कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। नए हथियार, नए उपकरण खरीदने होते थे तो प्रक्रिया सालों साल चलती रहती थी। यानी एक अफसर फाइल शुरू करें, वो रिटायर्ड हो जाए, तब तक भी चीज नहीं पहुंचती थी। ऐसा ही कालखंड था। नतीजा ये कि जरूरत के समय हथियार फिर आपाधापी में खरीदे जाते थे। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते थे। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का संकल्प उन पुरानी स्थितियों को बदलने का एक सशक्त मार्ग है। देश के रक्षा खर्च के लिए जो बजट होता है, अब उसका करीब 65% देश के भीतर ही खरीदी पर खर्च हो रहा है। हमारे देश ये सब कर सकता है, करके दिखाया है। एक अभूतपूर्व कदम। बदलती दुनिया के हिसाब से तैयारियां करने की जरूरत। पीएम मोदी ने भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाने पर कहा। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर इस कोशिश को और तेज करने वाले हैं। यह भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स के रूप को और मजबूत करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो समर्थ होता है उसके लिए अतिभाव मायने नहीं रखता, वह सहज ही अपने संकल्पों को सिद्ध करता है। इसलिए हमें बदलती दुनिया, युद्ध के बदलते स्वरूप के साथ बढ़ना है, उसे तैयारी के साथ ढालना भी है। हमें मालूम है कि किसी समय हाथी घोड़े पर लड़ाई होती थी, अब कोई सोच नहीं सकता। पहले युद्ध का रूप बदलने में दर्शकों सदियां लग जाती थी, लेकिन अब सुबह कुछ और युद्ध कला होगी, शाम को कुछ और युद्ध कला होगी। रक्षा क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी नई बुलंदियों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जैसलमेर से लेकर अंडमान निकोबार तक हमारे समुद्री तट से जहां सामान्य कनेक्टिविटी भी नहीं होती थी, वहां आर्टिकल फाइबर से लेकर आधुनिक सड़कें बनाई जा रही हैं। यहां से सैनिकों को भी काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। बीते 7 सालों में नारी शक्ति को हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया गया है। रक्षा क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स के बाद आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। अब महिलाओं को परमानेंट कमिश्नर से लेकर एनडीए में भी मौके दिए जा रहे हैं। मैंने 15 अगस्त को ऐलान किया था कि अब बेटियों को सैनिक स्कूलों में पढ़ाई का मौका मिलेगा। इस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नारी शक्ति को नए और समर्थ भारत की शक्ति बनाने का गंभीर प्रयास बीते 7 सालों में हर सेक्टर में किया जा रहा है। देश की रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की बेटियों की भागीदारी अब नई बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चों पर तैनाती के बाद अब आर्मी में भी महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। मिलिट्री पुलिस के द्वारा बेटियों के लिए खोलने के बाद अब महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना इसी भागीदारी के विस्तार का ही हिस्सा है। अब बेटियों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जैसे देश के प्रीमियर मिलिट्री संस्थानों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसी वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से यह भी घोषणा की थी कि अब देश भर के सभी सैनिक स्कूलों में बेटियों को भी पढ़ाई का अवसर मिलेगा। इस पर भी तेजी से काम शुरू हो गया है। आपके लिए सेना में आना साधारण नौकरी नहीं। भारत की सेना दुनिया की किसी भी सेना से अलग है। आप भारत
प्रोफेशन, फोर्स तो नहीं है। आपके संस्कार और मूल्य बकायों से भी अलग व्यक्तित्व के धनी बनते हैं। आपके लिए सेना में आना एक नौकरी नहीं है। पहली तारीख को तनख्वाह आएगी, आप इसलिए नहीं आए हैं। आपके लिए सेना में आना एक साधना है। जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे, मैं उसी साधना को आपके अंदर देख रहा हूँ। आप माँ भारती की साधना कर रहे हैं। जैसे आपके अंदर 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी समाहित है। प्रभु राम ने सोने की लंका जीती जरूर, पर लड़ाई मानवता की रक्षा के लिए थी। हम तो प्रभु राम में आदर्श खोजने वाले लोग हैं। सोने और समृद्धि से भरपूर लंका को हमने जीता जरूर, लेकिन हमारी लड़ाई मानवता की रक्षा के लिए थी। हमारे लिए हमारी जन्मभूमि ही सब कुछ है, इसलिए हमें वहीं लौटकर जीना है। इसलिए जब भगवान राम लौट कर आए तो अयोध्या ने उनका स्वागत माँ के रूप में किया। पूरे भारतवर्ष ने उनका स्वागत दिवाली के साथ किया। पीएम ने आगे कहा, हमारी सेनाएं सिर्फ सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, हमारी सेनाएं बीमारी, आपदा और महामारी में भी मैदान पर उतर आती हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँचे वहाँ भारत की सेनाएं पहुँचे। हर हिंदुस्तान के मन में यही भाव है, एक भाव है, अरे ये आ गए ना, अब कोई चिंता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपके शौर्य की प्रेरणा हम हिंदुस्तान को शिखर पर ले जाएंगे। आप जैसे बेटे बेटियों को जन्म देने वाली माताओं को भी मेरा प्रणाम है।